हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास के अगले भाग में काली मिट्टी, काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम मिट्टियों के प्रकार डिस्कस कर रहे हैं और कल जब हम जलोढ़ मृदा डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो मिट्टी का निर्माण है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जलवायु, उच्चावच और पैतृक चट्टान, समय अवधि। तो इसी आधार पर हमने कल जलोढ़ मृदा के निर्माण के बारे में पढ़ा था और अब हम देखेंगे काली मिट्टी के निर्माण के बारे में कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से इन कारकों के कारण हुआ है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका रंग काला है, इसलिए इसे हम काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल कहते हैं। इस मृदा को स्थानीय स्तर पर जैसे रेगल मृदा, गुजरात में दक्षिण भारत में इसको रेगल मृदा के नाम से जाना जाता है। इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है, यानी कि कपास की खेती करने वाली काली मृदा। ये जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा कहा जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण जलवायु, पैतृक शैलों यानी कि जिन चट्टानों से इसका जन्म हुआ है, पैतृक या जो जनक शैलों है उनके कारण इस मिट्टी का रंग काला है। और ऐसा माना जाता है कि ये मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला था उसके जमने से जो बेसाल्ट चट्टानें बनी, उनसे ये काली मिट्टी बनी हुई है। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो मृत्तिका यानी कि बहुत अधिक महीन कण पाए जाते हैं। क्योंकि इस मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं वो बहुत महीन है, इस वजह से इसके पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पानी बहुत दिन तक खड़ा रहता है, तो इस वजह से इसमें कपास के साथ साथ चावल की खेती भी की जा सकती है, क्योंकि चावल की फसल के लिए हमें पानी खड़ा रखना होता है। और इस मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना, पोटाश, इसके साथ साथ इसमें लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये इन पोषक तत्वों से युक्त है जिन फसलों के लिए हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वे फसलें इस मिट्टी में बोई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरस व नाइट्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जब गर्म और शुष्क मौसम होता है तब इस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, तो इन दरारों के कारण इस मिट्टी में वायु मिश्रित हवा मिक्स हो जाती है। और गीली होने पर ये मिट्टी क्या है, एकदम चिपचिपी हो जाती है। गर्म मौसम होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और जैसे ही गीली होती है ये चिपचिपी हो जाती है। और चिपचिपी होने के कारण इसमें जुताई करना यानी कि फसल बोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी में कब हम फसल बोते हैं, जब मानसून की पहली बौछार पड़ती है, यानी कि जब हल्की बारिश होती है तभी से ही इस मिट्टी में हम फसल की बिजाई शुरू कर देते हैं। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में। जैसे दक्कन का पठार हमें पता है कि यहाँ दक्कन का पठार पाया जाता है, तो इसके उत्तर और पश्चिमी भागों में, दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में ये जो मालवा पठार का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा ये मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र का इस मिट्टी में प्रथम स्थान है, गुजरात का दूसरा। गुजरात का ये जो सौराष्ट्र क्षेत्र है यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे हम गुजरात में ये देख पा रहे हैं, ये जो मैप में नीली डॉट्स वाला हमने एरिया दिखाया है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा ये मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में ये कहाँ तक फैली हुई है, इधर ये कृष्णा और कावेरी नदी की घाटियों तक फैली हुई है। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। एक और जरूरी बात कि इसको
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहा जाए कि चेरनोजम मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है, तो वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो उम्मीद है कि काली मृदा का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगली वीडियोस में हम दूसरी मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।